भारतीय विज्ञान संचारक समूह में पुनः आप सभी श्रोतागणों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं गीता सचदेवा कपूर, विज्ञान संचारक मेरठ से। आज के हमारे सांध्यकालीन सत्र के मुख्य अतिथि और विशेष वक्ता श्री अनिल कुमार थानवी जी का बहुत-बहुत स्वागत है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। मंच आपके हवाले है। स्क्रीन इज योर्स। धन्यवाद और मैडम। हम सब आपको सुनना चाहेंगे सर। प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, भारतीय विज्ञान संचालक समूह जो कि हमारे देश का एक बहुत ही अद्भुत विज्ञान संचालक समूह है और इस समूह में अनेक शोधकर्ता, विद्यार्थी, प्रोफेसर, वैज्ञानिक समय समय पर अपनी बात को रखते हैं और हमें ज्ञानार्जन करते तो हैं ही और साथ में हमें नवीनतम खोजों के बारे में जानकारियां देते रहते हैं। आज हम एक बार फिर आपके सामने कुछ नया कहने के लिए, कुछ अपडेट करने के लिए, कुछ ऐसी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत हैं जो शायद आपने पहले इसके विषय में नहीं सुनी। तो हम इस सत्र में आज जो प्रस्तुत करना चाहते हैं वो ये है कि हमारा सौर मंडल, उसका जन्म कैसे हुआ और कैसे वो विकसित हुआ। हम एक नए तरीके से, एक नई थ्योरी के द्वारा अपनी बात समझा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि मेरा कहना है कि हमारा सौर मंडल कैसे बना और इसके ग्रह कैसे बने, इसके चंद्रमा कैसे बने और हमारे सौर मंडल के सभी पिंड जो है उनका विकास कैसे हुआ और हो रहा है। तो आज मैं आपके सामने जो बातें कहना चाहता हूं उसमें क्या विशेष है और इससे हम क्या नया साबित करना चाहते हैं। तो भारतीय विज्ञान संचारक समूह में, जो कि हमारे बहुत ही प्रिय अनिल कुमार त्रिपाठी सर ने स्थापित किया, और मैडम गीता सचदेवा मैडम को भी धन्यवाद, इनकी पूरी टीम को धन्यवाद। और आज हम इसी समूह में एक बार फिर अपनी बात एक नवाचार के रूप में, इनोवेशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं दौलनी ब्रह्मांड पर अपना अनुसंधान कर रहा हूं, रिसर्च कर रहा हूं, और दौलनी ब्रह्मांड पर दुनिया भर में अनेक लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। ऐसा ही नहीं है, केवल मात्र इतना ही नहीं है, विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाएं अब दौलनी ब्रह्मांड के पक्ष में अपनी बात कहने लगी है। अनेक खगोलीय संस्थाओं में इस पर अनुसंधान हो रहा है। दोलन में ब्रह्मांड कैसे सृजन करता है, कैसे विनाश करता है, कैसे आकाशीय पिंड बनते हैं, कैसे तारे जन्म लेते हैं, कैसे हमारा सौर मंडल भी बना, कैसे हमारे सौर मंडल के ग्रह भी बने। अब वर्तमान स्थिति में कुछ नया सामने आ रहा है। नेबुलर हाइपोथेसिस, जो कि कांट और लाप्लास द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और नेबुलर हाइपोथेसिस यानी निहारी का सिद्धांत, जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि सौर मंडल के जन्म की पूरी कहानी क्या है। इस पे आप YouTube पर अधिक वीडियो देखते रहते हैं। साथ ही आप ये भी देखते रहते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी का चंद्रमा कैसे बना, पृथ्वी का एकमात्र चंद्रमा वो कैसे बना, कैसे उसका जन्म हुआ, ये भी आप YouTube पर देखते रहते हैं। अब आपके सामने आज मैं क्या प्रस्तुत कर रहा हूं, तो दर्शक श्रोतागण धैर्य से सुनेंगे, समझेंगे। प्रिय साथियों, जैसे कि आपको पता है कि नासा के अनेक मिशन समय समय पर
पृथ्वी जैसे ग्रहों और पृथ्वी से बड़े ग्रहों के बारे में पता करते रहे। अनेक अभियानों से पृथ्वी जैसे ग्रहों का पता चला है और आगे भी ऐसे अनेक मिशन आएंगे। भविष्य में ऐसे अभियानों की संख्या बढ़ रही है कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बने, सूर्य और सूर्य जैसे तारे कैसे बने। आपने साइज के कंपैरिजन के तो अनेक वीडियो देखी कि तारों का साइज कंपेयर किया जाता है, ग्रहों के साइज का भी कंपैरिजन किया जाता है, साथ में चंद्रमाओं के साइज का भी कंपैरिजन किया जाता है। साइज यानी आकार, आकार की तुलना पर्याप्त नहीं है, हमें बहुत सी बातों का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। वैसे हम अपने खुद के सोलर सिस्टम में द्रव्यमान, ताप और ग्रेविटी, मैग्नेटिक नेचर, सभी ग्रहों की तुलना करते रहे हैं, रॉकी ग्रहों की, गैस दानव ग्रहों की, इस तरह से तुलना करते रहते हैं। और हमारे पाठ्य पुस्तकों में भी ये बताया जाता है कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और इसके साथ साथ प्लूटो, सभी ग्रहों का और उनके चंद्रमाओं के आकार, द्रव्यमान, गुरुत्वाकर्षण, उनका रासायनिक व्यवहार, उनका भौगोलिक नेचर, सभी का कंपैरिजन किया जाता है। वर्तमान समय बहुत ही तेजी से आगे हमें और बढ़ा रहा है। नासा का एक मिशन, एक अभियान जो शुरू किया गया था पृथ्वी और पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए, वह था केपलर मिशन। इस केपलर मिशन से कुछ खगोलविदों ने 6000 के करीब ग्रहों की खोज बताई है और ऐसा बताया जाता है कि वो सभी ग्रह कैसे जन्मे, कैसे उनका अस्तित्व आया। सॉरी, तो कृष्ण जो केपलर मिशन है उनसे अनेक ग्रहों का पता चला, 6000। और उन ग्रहों को अगर आप तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें, तुलनात्मक रूप कंपेयर करें, तो बहुत सी बातें अद्भुत रूप से नई आने लगती है। केपलर ग्रहों के बारे में काफी पता चला है, सुपर 8 पृथ्वी से बड़े ग्रहों, गैस दानव ग्रहों के बारे में पता चला है। अब केपलर मिशन तो लगभग समापन हो चुका है। अब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी काफी नए ग्रहों का पता चल रहा है। विश्व की दूसरी खगोलीय संस्थाओं के माध्यम से भी अनेक ग्रहों के बारे में पता चल रहा है और आपको हैरानी होगी कि ये संख्या बढ़ती जा रही है कि हमारा जो सौर मंडल है उससे अलग अनेक तारा मंडल है, उनमें जो ग्रह हैं उनके बारे में पता चल रहा है, उनके बारे में जानकारियां मिल रही है। वैज्ञानिक लगातार, खगोल शास्त्री लगातार उन ग्रहों का एनालिसिस कर रहे हैं, उनके डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि उनका तुलनात्मक रूप से देखें। कुछ ग्रह हैं जो रॉकी है, सुपर 8 है, केपलर ग्रह है, पृथ्वी से थोड़े बड़े हैं, पृथ्वी से छोटे भी हैं, उनका तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। गैस दानव ग्रह भी पता चले हैं जो जुपिटर और सैटर्न के बीच के हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के हैं, नेपच्यून और सुपर 8 के बीच के हैं। ऐसे अनेक ग्रह लगातार मिलते जा रहे हैं। हम ब्रॉड दिमाग से सोचें, अगर हम पूरे यूनिवर्सल सिस्टम को देखें, हमारी गैलेक्सी में ऐसे अनेक तारे मिले हैं जिनके चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, कई बाइनरी स्टार सिस्टम मिले। मैं आपको कहना चाहूंगा आज के प्रस्तुतिकरण में कि हमारा जो ये सौर मंडल है, अगर हम इसके अतीत की बात करें तो केवल मात्र पृथ्वी नहीं, दूसरे गैस दानव ग्रहों के अतीत की बात करें और सूर्य और दूसरे तारों के बारे में भी सोचें
तुलनात्मक अध्ययन करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि खगोल शास्त्रियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है कि हमारे गैलेक्सी में अब तक जितने तारामंडल मिले हैं उन सभी के ग्रहों के बारे में एक तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। और यही नहीं बल्कि सूर्य और तारों जैसे सूर्य और अनेक तारों का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। पता चल रहे हैं कि सूर्य से थोड़े बड़े तारे मिले हैं, सूर्य से छोटे तारे मिले हैं, उनमें भी ग्रह हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ तारे हैं वो डिम हो रहे हैं, यानी मंद हो रहे हैं। उनमें जो ग्रह हैं वो भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कन्वर्ट हो रहे हैं। वैसे हमारा सौर मंडल कैसे बना, आप सभी को इसके बारे में जानकारी है। छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक हम सौर मंडल के जन्म और विकास की बात पढ़ते रहे हैं। हमारा जो सौर मंडल है 4.6 अरब वर्ष पहले गैस, धूल और कणों के बादल के इकट्ठा होने से बना और फिर उसके एक्रीशन में उसके चारों ओर जो पदार्थ घूमता रहा वो टकराते टकराते ग्रह बने और उन ग्रहों के चंद्रमा भी बने। कैसे बने इसके वीडियो आप देखते रहे हैं। 4.6 अरब वर्ष पहले जब सौर मंडल अस्तित्व में आने लगा था तो आपको ये चित्र भली भांति पता है कि ये चित्र जो है आपने अनेक बार देखा है कि ये जो सौर मंडल के जन्म की बात है जिसमें एक्रीशन में धीरे धीरे पदार्थ टकराते टकराते क्षुद्र ग्रह और क्षुद्र ग्रहों के टकराने से इस तरह से ग्रह बनते गए। तो साथियों, नेबुलर हाइपोथेसिस को ऐसा समझा जाता है कि मोस्ट एक्सेप्टेबल हाइपोथेसिस है, क्योंकि इससे सारी बातें समझ में आती है। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब कुछ नई बातें प्रकट हो रही है। ऐसा पता चल रहा है कि एक मिनी नेपच्यून जिसके जो एक डिम होते तारे के चारों परिक्रमा कर रहा है वो सुपर आर्क में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऐसी चर्चाएं होने लगी। अभी मैं आपको वर्तमान की बात बताता हूं। अनेक खगोलशास्त्री ये सोच रहे हैं कि मंगल जो ग्रह है वो पहले पृथ्वी था। तो पृथ्वी था तो पृथ्वी के बारे में आपको पता है कि पृथ्वी वर्तमान में किस साइज में है, किस द्रव्यमान की है, किस गुरुत्वाकर्षण, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति कितनी है, उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है। तो निश्चित है कि मंगल बड़े आकार का रहा होगा, उसका डायमीटर ज्यादा रहा होगा, उसकी रेडियस ज्यादा रही होगी, उसका द्रव्यमान भी ज्यादा रहा होगा। तो साथ में हम ये कह सकते हैं कि उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी ज्यादा रही होगी। तो मंगल अगर पहले पृथ्वी जैसा था तो पृथ्वी, इसका मतलब क्या ट्रांसफॉर्म होके मंगल बन जाएगी? ये स्वाभाविक तर्क है, एक लॉजिक। क्या पृथ्वी का भविष्य मंगल जैसा है? क्या हमारे सोलर सिस्टम के मंगल ग्रह, मार्स ग्रह का अतीत, यानी वो पहले कैसा था? तो क्या हम ये सोचें कि मंगल पहले बड़े आकार का था, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ज्यादा थी, उसका द्रव्यमान ज्यादा था, उसका मैग्नेटिक नेचर भी ज्यादा, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल था, और भी हम उसके अतीत में जाए, उसके पास्ट में जाए, तो हमारे दिमाग में ये स्वाभाविक रूप से बात आती है कि पृथ्वी का ट्रांसफॉर्मेशन मार्स में, या मार्स पहले पास्ट में पृथ्वी जैसा था। तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है या कोलिजन होता है? यहां पर हम
सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि पृथ्वी जो है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पहले बड़े आकार की थी, अगर मंगल बड़े आकार का था, उसका डायमीटर ज्यादा था, उसका रेडियस ज्यादा था, या उसका मास ज्यादा था, उसका ग्रेविटी ज्यादा था, ध्यान से सोचिएगा कि अगर मंगल पृथ्वी जैसा था, वही हरियाली, वो सब कुछ भौगोलिक और पर्यावरण सब कुछ पृथ्वी जैसा था, वहां पे जीव जंतु, झरने, नदियां, रेगिस्तान, पहाड़, ग्लेशियर सब कुछ पृथ्वी जैसे थे, तो पृथ्वी के जैसा साइज होना चाहिए ना, पृथ्वी के जैसा आकार होना चाहिए, पृथ्वी के जैसा द्रव्यमान होना चाहिए, पृथ्वी के जैसा जैसा गुरुत्वाकर्षण शक्ति होनी चाहिए, पृथ्वी के जैसा ही मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। तो आप सोचिए कि क्या मंगल जो है ट्रांसफॉर्म होके इस स्थिति में आया, यानी कि पृथ्वी जो है वो कन्वर्ट होके भविष्य में मंगल जैसी हो जाएगी। यहां पे कुछ समझ में आता है कि ब्रह्मांड में ग्रहों का कन्वर्जन होता है, कॉलिजन नहीं होता। तो हमारे ये सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, जब मंगल बड़ा था तो पृथ्वी भी उस समय बड़ी थी। जी, आज हम सोचे कि 1 अरब साल पहले, 2 अरब साल पहले मंगल कैसा था, तो पृथ्वी कैसी थी फिर? पृथ्वी भी बड़ी साइज की थी। यानी कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है वर्तमान में जो जिस स्थिति में है, पहले, यानी कि हमारा सोलर सिस्टम बड़ा था, उसका आकार बड़ा था, उसका साइज बड़ा था। और मैं बताऊं कि जब हम ऐसी बातें सोचेंगे तो हमारे सामने कुछ बातें नई प्रकट होगी। यानी कि ये सोलर सिस्टम है, देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है पहले बड़े आकार का था, और बड़े आकार का था, और बड़े आकार का था। ये एक साधारण बात नहीं है। आप सोचिए कि मंगल जब पृथ्वी जैसा था तो दूसरे ग्रहों की क्या स्थिति थी, गैस दानव ग्रहों की क्या स्थिति थी। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सभी ग्रह, प्लूटो भी कैसा था, बुध और शुक्र कैसे थे, ये सोचने की बात है। केवल मंगल की बात क्यों सोचे? तो सोचिए कि जब मंगल पृथ्वी जैसा था तो पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी भी बड़ी थी, उसका साइज बड़ा था, उसका डायमीटर ज्यादा था, उसका रेडियस ज्यादा था, उसका मास ज्यादा था, उसकी ग्रेविटी ज्यादा थी। तो पृथ्वी जो है वो एक सुपर आर्थ थी। ऐसा सोचने के लिए हम तब मजबूर हो जाते हैं जब हम मंगल की बात सोचते हैं, क्योंकि वर्तमान में खगोल शास्त्री ऐसा सोच रहे हैं। मैं अकेला नहीं सोच रहा हूं कि वर्तमान में अनेक खगोल शास्त्री ऐसा सोच रहे हैं कि मंगल कभी पृथ्वी जैसा था। तो पृथ्वी जैसा था तो पृथ्वी कैसी थी फिर? और पृथ्वी अगर बड़ी थी, डायमीटर ज्यादा था, मास ज्यादा था, रेडियस ज्यादा था, ग्रेविटी ज्यादा थी, उसका केमिकली नेचर कैसा था, भौगोलिक स्थिति क्या थी उसकी, पर्यावरण कैसा था उसका, क्लाइमेट कैसा था, तो ब्रह्मांड में जिस तरह से खगोल, अनेक खगोल अभियानों से जो पृथ्वी जैसे ग्रह मिल रहे हैं उनकी तुलना करते हैं, तो सोचिएगा कि पृथ्वी अगर बड़े आकार की थी तो सुपर आर्थ थी, कैप्लर ग्रह जैसी थी। तो ऐसे पृथ्वी जैसे ग्रह मिल रहे हैं जिनमें पृथ्वी को ऐसा समझा जा सकता है कि पृथ्वी भी एक बड़े विशाल आकार की। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में कुछ ये ग्लोब इकट्ठे किए हुए हैं, वो ग्लोब आपको ध्यान से बताऊं। देखिए, आप सोचिएगा, ये जो ग्लोब है बहुत बड़ा साइज का है। देखिएगा, ये ग्लोब जो है, ये मान लीजिए सुपर आर्थ, ये पृथ्वी बहुत भीमकाय आकार की थी। तो मैं आपको एक एक करके सबको बताता हूँ। और पृथ्वी उससे भी पहले बहुत विशाल आकार की थी। सोचिएगा, इस बॉल को देख करके आप क्या सोच सकते हैं कि पृथ्वी एक बहुत बड़े भीमकाय आकार की थी, और इस तरह से विशाल आकार की पृथ्वी सुपर आर्थ थी। और सुपर आर्थ थी तो आप सोचिए
कि पृथ्वी जब सुपर आर्थ थी, और भी मेरे पास ग्लोब है, अलग अलग साइज के ग्लोब है मेरे पास। और सही जो हमारा ये पृथ्वी ग्रह है वो सिकुड़ता गया और वर्तमान साइज में आया, सुपर आर्थ से इस साइज में आया। तो मैं आपको जो ये कहना चाहता हूं वो बात ये है कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो पहले विशाल आकार में था। ये देखिए, ये बड़े आकार में था, फिर छोटा होता गया, छोटा होता गया, सिकुड़ता गया, और इस तरह से सिकुड़ता सिकुड़ता। तो हमारा जो सूर्य है वो भीम का तारा था, बेटलवी जैसा तारा, या एल्टेट जैसा तारा, एचएनआर जैसा तारा, ऐसे बड़े आकार के युवा स्कूटी जैसा तारा। तो हमारे सूर्य जो है वो भीम का तारा था। और इसके जो ग्रह है वो जैसे पृथ्वी है, उसके बैक में जाए तो वो गैस दानव ग्रह था। क्योंकि आप सुनिए, इस बात को सोचिए कि जब मंगल के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है तो पृथ्वी के बारे में आप क्या सोचेंगे कि पृथ्वी बड़ी थी, सुपर आर्थ थी, और बड़ी थी, तो और बड़ी साइज की, मतलब मिनी नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून से भी और बड़ी, मतलब सुपर आर्थ से पहले मिनी नेपच्यून थी, मिनी नेपच्यून से भी पहले नेपच्यून थी, नेपच्यून से भी और पहले की बात जाए तो आप जाइए कि आप बैक में जाए तो आप बुध ग्रह के बारे में सोचें, वीनस के, शुक्र के बारे में सोचें, मंगल के बारे में सोचें। जब मंगल पर जीवन था तो उस समय पृथ्वी की कंडीशन क्या थी, पृथ्वी कैसी स्टेट में थी। तो पृथ्वी क्या एक गैस दानव थी? थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा। और मैं बताऊं आपको कि अगर पृथ्वी जब मंगल पर जीवन था, मंगल पर हरियाली थी, सब कुछ था, और मंगल पर जीवन विकसित होकर चरम पर पहुंचा, विज्ञान और तकनीक का जमाना आया, और मंगल पर क्या है कि बड़े बड़े खोजें होने लगी। वहां पे इंसान ने बड़ी बड़ी खोजें की, आदि अवस्था से चरम अवस्था तक पहुंचते पहुंचते उस समय पृथ्वी की स्थिति क्या थी, ये ध्यान से नोट कीजिएगा आप। जब नेबुलर हाइपोथेसिस के बारे में आप सोचते हैं, नेबुलर हाइपोथेसिस को हम गलत कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि नेबुलर हाइपोथेसिस गलत है? तो इसके पीछे हमारा लॉजिक ये है कि निहारिका सिद्धांत जो कांट और लाप्लास ने दिया, आज ऐसे ऐसे सौर मंडल मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे तारामंडल मिल रहे हैं जो हमारे सूर्य से थोड़े से बड़े सूर्य मिल रहे हैं, थोड़े से और बड़े। इस तरह से भीम का सूर्य, मतलब तारामंडल ऐसे मिले हैं। तो हमारा जब जो सोलर सिस्टम है उसके बैक में जाए तो पृथ्वी गैस दानव ग्रह थी, और बृहस्पति जो है वो उस समय एक तारा था। और हमारे जो सौर मंडल के दूसरे ग्रह हैं, चंद्रमा है, उनके बारे में भी सोचिए। जब हम बैक में जाते हैं, जब हम अतीत में जाते हैं तो दृश्य बदल जाता है, आप हैरान हो जाएंगे। उस समय हमारे सोलर सिस्टम के जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून बड़े आकार के थे, तारे थे। तो हमारा ये सोलर सिस्टम बाइनरी सोलर सिस्टम बन गया था। मतलब इसमें एक सूर्य के ना होकर के 3-4 सूर्य थे। जैसे अब वर्तमान में ऐसे खगोल शास्त्रियों को सौर मंडल मिले हैं जो बाइनरी सोलर सिस्टम, तारामंडल है, और उनमें स्टार सिस्टम में अगर आप नोट करें तो एक नहीं 2-3 सूर्य हैं, और अनेक ऐसे तारामंडल मिले हैं जिनको देख के हैरानी होती है। उनमें रॉकी ग्रह भी है और उनमें गैस दानव ग्रह भी है। ये कोई कपोल कल्पना नहीं कर रहा हूं मैं, ऑब्जर्व फैक्ट्स के आधार पर कह रहा हूं और डेटा के आधार पर कह रहा हूं, जो नासा की वेबसाइट पे नासा के अभियानों से पता चला है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरी अनेक संस्थाओं से पता चला है।
हमारा भारत का इसरो भी इस कड़ी में बहुत आगे निकल रहा है। आप सोचिए कि केवल साइज, मास, रेडियस और ग्रेविटी, मैग्नेटिक नेचर, केमिकल नेचर, जियोलॉजिकल नेचर, ये सारे कंपेयर किए जाने चाहिए। जब हमारा सोलर सिस्टम बैक में जाए, अतीत में जाए, तो दृश्य बदल जाता है। बहुत सी बातें नहीं आती है, बहुत सी बातें हमें सोचने को मजबूर करती है। वैज्ञानिकों ने उस तरफ ध्यान नहीं किया है, केवल इस तरफ ही ध्यान दिया है खगोल शास्त्रियों ने कि मंगल कभी पृथ्वी जैसा था। अरे पृथ्वी जैसा तो था, मान लिया, अगर पृथ्वी जैसा था मंगल, तो उस समय पृथ्वी कैसी थी? सौर मंडल के दूसरे गैर दानव ग्रह कैसे थे? क्या वो तारे थे या डिम होते तारे थे? जैसे हमारे जुपिटर के बारे में ऐसा कहा जाता है, इट्स ए फेयर्ड स्टार, यह एक ऐसा है कि पहले बृहस्पति को तारे के रूप में माना जाता है कि बृहस्पति तारा था। तो सोचिए कि हम बैक में जाएं और बैक में इतना जाएं कि पता चले कि 4.6 अरब वर्ष की जो बताई जाती है आयु हमारे सोलर सिस्टम की, वो गलत साबित हो रही है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसे तारामंडल मिले हैं जिनमें जो सूर्य हमारे सौर मंडल से थोड़े से बड़े, और थोड़े से बड़े, और थोड़े से बड़े। तो बैक में जाने पर पता चलता है कि पृथ्वी सुपरआर्थ थी, केपलर ग्रह थी, गैर दानव ग्रह थी, गैर दानव ग्रह से भी हो। ऐसे बैक में जाते जाते हमें एक नई नई सोच की तरफ हम बढ़ते हैं, एक नई थिंकिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारे दिमाग में ये आता है कि हमारा सौर मंडल फिर गैर धूल कणों के बादलों के रूप में इस तरह से जन्मा नहीं था, और हमारे सौर मंडल के फॉर्मेशन और इवोल्यूशन का जो अब तक सिद्धांत बताया जाता है, वो इस तरह से गलत साबित हो रहा है। और कांट लाप्लास की ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है, इसको हमें बदलना पड़ेगा, हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, हमें एक नई तरह से सोचना पड़ेगा। इसका प्रभाव जीव विज्ञान पर भी पड़ेगा, भूगोल पर भी पड़ेगा, और बहुत सी बातों पर पड़ेगा, एटॉमिक थ्योरी पर भी पड़ेगा। इसका प्रभाव कैसे पानी आया, कैसे पृथ्वी पर महाद्वीप और महासागर उत्पन्न हुए, कैसे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ, ये सारी बातें नए सिरे से सोचनी पड़ेगी। तो अब आप इस तरफ ध्यान दीजिए, इस तर्क की तरफ ध्यान दीजिए कि कॉलिजन थ्योरी इज करेक्ट। नो, कॉलिजन थ्योरी इज नॉट करेक्ट। टक्कर से, बार बार क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ। जैसा कि ये बताया जाता है कि एक क्षुद्र ग्रह आके टकराया, फिर दूसरा आया, फिर इस प्रकार से चिपकते चिपकते पृथ्वी बन गई। और मैं आपको बताऊं एक हैरानी की बात, जैसा कि अब सोचा जाने लगा है कि थिया नाम का कोई अज्ञात ग्रह, मंगल जैसा ग्रह है, जब पृथ्वी का जन्म हो रहा था तो 4.54 बिलियन वर्ष पहले वो आकर के टकराया, और उससे डेब्रिस निकला, और वो कलेक्ट होता होता चंद्रमा बन गया। ये हजम होने वाली थ्योरी नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वो थिया नाम का ग्रह आकर के, जिसपे कुछ जैविक चीजें भी थी, जिसपे जीवन का अंश भी रहा होगा, जिसपे बहुत सी बातें, उसका भी वायुमंडल रहा होगा, उसकी भी रॉक्स रही होगी, उस पर भी पानी रहा होगा, उस पर भी बहुत सी बातें, आप हैरान हो जाएंगे कि जब वो आकर के पृथ्वी से टकराया और उसका डेब्रिस निकल के बाहर बिखर गया और वो उसे चंद्रमा बन गया, तो थिया के कोई अवशेष तो मिले नहीं आज तक। क्या थिया के कोई अवशेष मिले हैं पृथ्वी पर कि थिया आकर के टकराया? और जैसे कि ये बताया जाता है कि एस्ट्रॉयड आकर के टकराया, उसके निशान बन जाते हैं, और पृथ्वी पर वो निशान आज भी मौजूद है एस्ट्रॉयड की टक्कर के, क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से। तो अगर थिया नाम का कोई ग्रह आकर के पृथ्वी से टकराया, तो पृथ्वी पर कहीं ना कहीं उसके अंश तो मिलने चाहिए ना, कहीं ना कहीं किसी समुद्र के अंदर
या किसी महाद्वीप पर या कि कहीं पे भी तो उसके जैविक या रासायनिक कोई अवशेष मिलने चाहिए। ऐसा कुछ मिला ही नहीं कभी, और ना ही इसकी कोई पड़ताल की गई शायद। मुझे ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों ने इस दिशा में कभी सोचा है। एक बात और कहूं, अगर ठिया आकर के टकराया तो कुछ चंद्रमा पर भी उसके अंश होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो कुछ मिला ही नहीं कि चंद्रमा पर कुछ ऐसा। एक और हैरानी की बात बताऊं कि जो चंद्रमा पृथ्वी से उत्पन्न हुआ और डेब्रिस से फिर वो इकट्ठा होकर उत्पन्न बन गया, तो मुझे ऐसा इस बात पर बड़े आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर तो जीवन का विकास हुआ, पानी भी था और सब कुछ था, लेकिन चंद्रमा पर तो कुछ हुआ ही नहीं। चंद्रमा के बारे में ऐसा कहा जैसे पहले था वैसे याद है, उसमें कुछ चेंजेस ही नहीं बदले जाते। तो चंद्रमा क्या ऐसा था? क्या चंद्रमा ऐसा उत्पन्न हुआ? ये सोचने की बात है कि 4.54 बिलियन वर्ष पहले चंद्रमा उत्पन्न हुआ, तो उसके ऊपर कुछ पानी भी रहा होगा, उस पर वायुमंडल भी बना होगा। मान लिया ग्रेविटी के कारण, मतलब ग्रेविटी कमजोर थी, इसलिए क्या है कि अंतरिक्ष में चला गया। लेकिन कुछ तो अंश होना ही चाहिए कि कुछ बैक्टीरिया या पानी का या कुछ, चंद्रमा पर पानी मिलने की संभावना बनी जा रही है। और खगोलशास्त्री पता कर रहे हैं, भारत का मिशन चंद्रयान-3 उसने पता भी किया है दक्षिण ध्रुव पर। तो इससे ये साबित हो रहा है कि चंद्रमा टक्कर से उत्पन्न नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा इतना भिन्न पृथ्वी से कि वहां पे पृथ्वी जैसी कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। तो ये तो आश्चर्य की बात है। इसके अलावा सौर मंडल के दूसरे ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, उनके चंद्रमाओं को भी देखिए आप, वो कैसे बने होंगे? क्या वो चंद्रमा जितने भी है, क्या बृहस्पति के सभी चंद्रमा बृहस्पति से ही बने, कोई टक्कर से बने, कोई कॉलिजन से बने? और शनि के जितने भी चंद्रमा है अब 245 के करीब बताए जा रहे हैं, क्या वो सभी चंद्रमा शनि से पदार्थ के अलग होकर के उससे बने? अरुण और वरुण यानी यूरेनस और नेपच्यून के जो चंद्रमा है, क्या उनसे बने? ऐसा तो समझ में नहीं आता। तो इसी तरह से ब्रह्मांड में जितने भी चंद्रमा है, क्या वो सभी चंद्रमा अपने ग्रहों के पदार्थ से छिटक करके अलग होने से बने? कोई टक्कर हुई थिया जैसे थिया की टक्कर हुई, ऐसा तो हमें इससे कुछ सहमत तो नहीं होगा किसी भी हालत में। एक बात और कहूं, बृहस्पति और मंगल के बीच में इतना विशाल एस्ट्रॉइड बेल्ट है, उनसे कभी कोई पिंड तो बना नहीं, ना ही उससे कोई ग्रह बना, क्या कोई चंद्रमा बना, कुछ बना तो नहीं। तो कॉलिजियन थ्योरी जो बताई जाती है कि क्षुद्र ग्रहों की टक्कर से हमारा ये पृथ्वी ग्रह है ये विकसित हुआ, और इस तरह से हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है डेवलप होता गया। लेकिन हम एक नई थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हैं, हम एक नई बात कह रहे हैं कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह है वो पहले क्या है कि इस तरह से सुपर आर्थ था, यानी कि बड़े साइज का था, और कांटेक्ट होते हुए इस साइज में आया, और भविष्य में कुछ कुछ शुक्र जैसा हो जाएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, कैप्टर मिशन से का ये चित्र है, इस चित्र को देख करके आप समझ सकते हैं कि जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, नेपच्यून और सुपर आर्थ और अर्थ के बीच में इस तरह से एक कड़ी बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है, एक बहुत बड़ी चैन बन जाती है। वो चैन क्या इंडिकेट करती है कि केवल डायमीटर, रेडियस या साइज का कंपैरिजन पर्याप्त नहीं है। ग्रहों के मास, रेडियस, डायमीटर, साइज और इसके साथ साथ ग्रेविटी, इसके साथ केमिकली उनके मैग्नेटिक नेचर, सभी का कंपैरिजन होना चाहिए। जब उन सबका कंपैरिजन सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है तो ऐसा लगता है कि एक ग्रह दूसरे ग्रह में रूपांतरित हुआ,
यानी जुपिटर धीरे धीरे सैटर्न में रूपांतरित होगा, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं और सैटर्न और यूरेनस के बीच के भी अनेक ग्रह मिले हैं। यूरेनस नेपच्यून के बीच भी अनेक ग्रह मिले हैं, नेपच्यून और सुपर आठ और अर्थ, इस प्रकार से एक बहुत बड़ी सिस्टमेटिक चेन बन जाती है। तो फिर कांट और लाप्लास की नेबुलर हाइपोथेसिस से कोई कैसे एग्री हो सकता है? आप बताइए, आप इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए, आप सोचिए, क्या इस तरह से कोई ग्रह बन सकता है? क्या कॉलिजियन थ्योरी करेक्ट है? क्या टक्कर से ग्रहों का निर्माण हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि टक्कर से ग्रहों का निर्माण होता है। गैस, धूल और कणों के बादल के कलेक्ट होने से सूर्य जैसे तारे बने या दूसरे तारे बने या सूर्य बना, ऐसा संभव नहीं है। बल्कि हमारा जो सूर्य है वो बड़े साइज का था। आपको बताऊं कि हमारा जो सूर्य है वो पहले बड़े बड़े आकार का इस तरह से फिर धीरे धीरे, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारा जो सूर्य है, देखिए ये चित्र है, तो हमारा जो सूर्य है पहले बड़े आकार का था, बड़े साइज का था, फिर कांटेक्ट होता गया और ग्रह भी सिकुड़ से गए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुए, सभी ग्रहों का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। पृथ्वी कॉन्टैक्ट हो रही है, एक्सपेंड नहीं हो रही है। दूसरे ग्रह भी कॉन्टैक्ट हो रहे हैं, एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं। वीनस एक्सपेंड नहीं हो रहा है, मरकरी एक्सपेंड नहीं हो रहा है, जुपिटर एक्सपेंड नहीं हो रहा, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एक्सपेंड नहीं हो रहे हैं, या प्लूटो एक्सपेंड नहीं हो रहा, तो फिर पृथ्वी अकेले एक्सपेंड होगी? ये भूवैज्ञानिक कहते हैं ये कैसे संभव हो सकता है कि पैंजिया जैसा एक सुपर कॉन्टिनेंट था वो ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी एक्सपेंड हो रही है, वो एक्सपेंडिंग थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि भूवैज्ञानिकों की ये सोच मुझे अद्भुत, बड़ी विचित्र लगती है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यही बात मैं कहना चाहता हूं साथियों की आप बताइए कि पृथ्वी एक्सपेंड हो रही है या कॉन्टैक्ट हो रही है? पृथ्वी जैसे मैं तारों की बात कर रहा था, तो ऐसे अनेक तारे मिले हैं। ये विकिपीडिया का चित्र है, ये जो तारे हैं इनका कंपेरिजन देखिए इस तरह से। तो ये मैंने इस तरह से सूर्य को बड़े से छोटा होते हुए बताया है और हमारा सोलर सिस्टम कॉन्टैक्ट हो रहा है। तो आप सोचिए कि इस तरह से आपके सामने ये जो है तारे ठंडे होते होते कॉन्टैक्ट होते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं और सिकुड़ते ग्रह बनते जाते हैं, जैसे कि जुपिटर। और इस तरह से हमारा जो सूर्य का जन्म हुआ ना, वो सूर्य का जन्म किस प्रकार से बड़े आकार से छोटे आकार में सिकुड़ने के कारण हुआ, ना कि गैस, धूल, कणों के बादलों के कारण। तो नेबुलर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। कांट और लाप्लास की इस हाइपोथेसिस से मैं तो सहमत नहीं हूं। और 4.6 अरब वर्ष पहले इस तरह से किसी प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो कुछ खगोल शास्त्री बताते हैं कि ऐसे तारामंडल बनते हुए तारों के जन्म की बात करते हैं, जैसे हमारा सूर्य के जन्म की बात करते हैं। तो कुछ तारों के जन्म की बात बता रहे हैं कि ओराइन नेबुला में इस प्रकार से कुछ तारे बन रहे हैं, कुछ जन्म ले रहे हैं। मैं इससे सहमत नहीं। मैं एक नए तरीके से पूरी बात आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मेरे सोचने का कोई आधार है, कोई कारण है जिसका कारण मैं ऐसा सोचता हूं कि हमारा सोलर सिस्टम पहले बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। एक बाइनरी स्टार सिस्टम था, एक बाइनरी तारामंडल था, उसमें 2 या 3 तारे थे, 4 तारे भी हो सकते हैं। तो ऐसे अनेक तारे। तो हमारे क्या है कि हमारे सोलर सिस्टम के बैक में जाएं तो हमें हैरानी होगी कि आखिर हमारा सोलर सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन से बना, कन्वर्जन से बना, कन्वर्ट हुआ, बड़े साइज से छोटे साइज में सिकुड़ता गया। और सिकुड़ता क्यों गया, ये भी एक प्रश्न है। क्यों सिकुड़ता गया? मास, एनर्जी, ग्रेविटी सभी का लॉस क्यों हुआ? रेडियस कम क्यों होती गई, डायमीटर कम क्यों होता गया, मास कम क्यों होता गया और ग्रेविटी भी कम होती गई, मैग्नेटिक फील्ड भी कमजोर होता गया? ऐसा क्यों है? केमिकली भी चेंज हुआ, परिवर्तन हुए, सरल से जटिल रासायनिक यौगिक बने, अणु बने,
परमाणु से अणु बने। तो मैं आपको बता रहा हूं एक अद्भुत थ्योरी। वो अद्भुत थ्योरी ये कहती है कि कांट और लाप्लास की थ्योरी को से हट करके आप सोचिए, आप कांट और लाप्लास की थ्योरी से थोड़ा हट करके एक नए तरीके से सोचिए कि ब्रह्मांड में ग्रह एक से दूसरे में रूपांतरित हो रहे हैं। मैं आपको ऐसा एक शोध पत्र बताऊंगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए गैस जेंट इन ए रॉकी प्लैनेट। ऐसा शोध पत्र मैंने गूगल में देखा और आपको मैं वो भेज भी सकता हूं, दिखा भी सकता हूं। तो ऐसे शोध पत्र लिखे गए हैं। तो ब्रह्मांड में जो गैर दानव ग्रह हैं वो धीरे धीरे रॉकी ग्रहों में परिवर्तित होते जा रहे हैं और बड़े तारे हैं छोटे तारों में बदल रहे हैं, सूर्य में बदल रहे हैं। तो फिर सूर्य का भविष्य क्या है? सूर्य कोई भविष्य में ब्लैक होल बनेगा? क्या न्यूट्रॉन स्टार बनेगा? क्या सूर्य भविष्य में इस तरह से ब्लैक होल बनेगा? तो ब्लैक होल नहीं बनेगा, ना ही कोई न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो सूर्य भविष्य में क्या बनेगा? सूर्य भविष्य में एक छोटा तारा और उससे फिर वो सिकुड़ते हुए जुपिटर में, फिर ऐसे ऐसे सिकुड़ते हुए सैटर्न में, इस तरह से। तो हमारा जो सूर्य है उसका भविष्य क्या है? हमारा सूर्य भविष्य में क्या होगा? ये जो चित्र है इनको गौर से देखिएगा। ये केपलर मिशन के ग्रह हैं, ये केपलर मिशन द्वारा खोजे गए ग्रहों के चित्र हैं। और इस तरह से ये चित्र मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं, मैंने इन चित्रों को। तो लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, प्रश्न ये है कि लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार किस तरह से एक तारे का जीवन चक्र क्या होता है। मैं एक तारे का जीवन चक्र नई तरह से बता रहा हूं। एक तारे का जीवन चक्र क्या है? सबसे पहले वो कैसे बना था आखिर? क्या एक स्टेलर नेबुला, इस तरह से, फिर एवरेज स्टार, फिर रेड जिएंट, फिर प्लैनेटरी नेबुला, फिर व्हाइट ड्वार्फ, या मैसिव स्टार, रेड जिएंट, सुपर जिएंट, सुपरनोवा, ब्लैक होल, ऐसे नहीं बना। ना ही एक तारे का जीवन चक्र ऐसा होता है। तो ये नहीं होता है। तो हमें सोचने को मजबूर करता है कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, यानी कि एक तरह से मैं ये बता रहा हूं, देखो जैसे ये पृथ्वी है, ये भविष्य में सिकुड़ेगी, दूसरे ग्रहों में बदलेगी, दूसरे चंद्रमा में बदलेगी, दूसरे चंद्रमा जो है वो अगले चंद्रमा में बदलेगी, हमारा चंद्रमा भी सिकुड़ता जाएगा। क्योंकि नासा का मिशन से पता चला है कि हमारा चंद्रमा सिकुड़ रहा है, मरकरी भी सिकुड़ रहा, बुध ग्रह भी है ना, वो सिकुड़ रहा। दूसरे ग्रहों के बारे में भी ऐसी संभावना बताई जाती है कि वो सिकुड़ रहे हैं, फैल नहीं रहे, बड़े साइज का नहीं हो रहे। बृहस्पति बड़ा साइज का नहीं होता जाएगा, इसी प्रकार से शनि, ये सिकुड़ते जा रहे हैं। तो हमारी पृथ्वी वास्तव में सिकुड़ रही है, ना कि एक्सपेंड हो रही। तो भूवैज्ञानिकों की ये जो सोच है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है एक्सपेंड हो रहा है और कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से दूर हट रहे हैं। इस तरह से ऐसा नहीं है। तो मैं एक नए तरीके से आपके सामने एक नई बात प्रस्तुत कर रहा हूं कि आखिर शुरुआत कहां से हुई। आखिर हम बैक में जाते हैं तो ये जो चित्र बताया जाता है, इस तरह से टक्कर के कारण 4.51 वर्ष पहले, अरब वर्ष पहले इस प्रकार से हमारा पृथ्वी ग्रह जन्म ले रहा था और इस प्रकार से क्षुद्र ग्रह टकरा रहे थे। तो मैं उन वैज्ञानिकों को पूछता हूँ, उस समय बृहस्पति क्या ऐसे जन्म ले रहा था जो जुपिटर ग्रह है? सैटर्न भी क्या इसी तरह से जन्म ले रहा टक्कर से? क्या यूरेनस नेपच्यून भी ऐसे जन्म ले रहे थे? इसका उनके पास जवाब ही नहीं है कि अगर पृथ्वी ग्रह का जन्म इस तरह से हो रहा था उस समय, तो उस समय जुपिटर कैसे बन रहा था, सैटर्न कैसे बन रहा था? 4.51 अरब वर्ष पहले अगर पृथ्वी ऐसे बन रही थी तो जुपिटर कैसे बन रहा था, सैटर्न कैसे? इसका उनके पास लॉजिकल जवाब नहीं है, साइंटिफिक जवाब नहीं है। तो आप सोचिए कि गैर दानव ग्रह सौरमंडल के उस समय कैसे बन रहे थे, दूसरे चंद्रमा कैसे बन रहे थे। तो साथियों, हम बात कर रहे थे जो मेन टॉपिक पर कि हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, इसका फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, कांट और लाप्लास की जो थ्योरी है, जिसके अनुसार निहारी का सिद्धांत हिंदी में कहते हैं
उसके अनुसार हमारा ये सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन और इवोल्यूशन हुआ, और गैस गैस धूल कणों के बादलों के द्वारा हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह बना, हकीकत में ऐसे नहीं बना। तो मैं एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए कि कैसे कैसे हमारा ये सोलर सिस्टम बना, इसका अतीत क्या था। तो हमारा सोलर सिस्टम बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था और बड़ा था। तो गैस दानव ग्रह तारे थे, पृथ्वी गैस दानव ग्रह में थी, और सूर्य भीम का तारा था, और बैक में जाए और बैक में जाए मंगल मंगल भी एक समय जीवन था जब मंगल बड़ा था। तो बहुत सी बातें नई नए रूप में, अद्भुत रूप में प्रकट होकर आती है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी की बात करते हैं, जब हम कन्वर्जन थ्योरी की बात करते हैं। कॉलिजन थ्योरी इज रॉन्ग, कॉलिजन थ्योरी करेक्ट नहीं है। तो मैं आपके सामने एक चार्ट बता रहा हूं, ये चार्ट मैंने बनाया है, कृपया इस चार्ट पर गौर कीजिएगा। ये चार्ट है, इसमें मैंने ये बताया है कि ब्रह्मांड में किस तरह से तारे जन्म लेते हैं। तो इसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले एक ब्लैक होल बनता है। ये देखिए, ये ब्लैक होल बनता है। ये ब्लैक होल धीरे धीरे एक ब्लू स्टार में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये ब्लू स्टार, फिर ये व्हाइट स्टार में, टेम्परेचर और कलर के हिसाब से देखिए, और फिर ये व्हाइट स्टार में, फिर ये येलो स्टार में, फिर ये येलो स्टार से ये देखिए ऑरेंज ऑरेंज येलो स्टार में, फिर रेड स्टार में, फिर जुपिटर जुपिटर में, फिर सैटर्न में, फिर यूरेनस में, फिर नेपच्यून में, और फिर आप आगे देखिए पृथ्वी, सुपर आर्थ से पृथ्वी में, फिर वीनस में, फिर मार्स में, फिर प्लूटो में, फिर मरकरी में, ये देखिए, फिर गैनीमेड में, और फिर मून में, फिर कॉमेट में, फिर एस्ट्रॉयड में, और इस प्रकार से ब्लैक होकर ब्रह्मांड में घुस जाता है। ये लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार, ये एक तारे का जीवन चक्र है, ये पृथ्वी का जीवन चक्र है, ये एक ग्रह का भी जीवन चक्र है, ये तारों का और ब्लैक होल सभी का जीवन चक्र है, ये एक एस्ट्रॉयड का भी जीवन चक्र है, ये एक चंद्रमा का भी जीवन चक्र है। तो साथियों, आज मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने जो अद्भुत बात कहना चाहता हूं वो ये है कि 4.6 अरब वर्ष पहले गैस धूल और कणों के विशाल बादल के द्वारा, जैसे कि यूट्यूब पर आप अनेक ऐसे वीडियो देखते हैं, तो इस तरह से पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ, ना ही सौर मंडल का इस तरह से जन्म और विकास हुआ, तो ना ही हमारे सौर मंडल के चंद्रमा से बने, ना पृथ्वी का ऐसे जन्म हुआ। हम ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हैं, रूपांतरण सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं। एक नया सिद्धांत ये दे रहे हैं कि पृथ्वी और ग्रह कैसे बने, चंद्रमा कैसे बने, सूर्य का जन्म कैसे हुआ, हमारा ये सौर मंडल कैसे विकसित हुआ। मैं निश्चित से कहूंगा कि आप एक बार इससे एग्री नहीं होंगे, क्योंकि आज तक आपने नेबुलर हाइपोथेसिस के सपोर्ट में जो जो पढ़ा है, तो उसको रिजेक्ट करना इतना आसान नहीं। तो पृथ्वी जैसे एक जुपिटर स्टेट में थी, फिर सैटर्न में, फिर यूरेनस नेपच्यून में, क्योंकि जुपिटर और सैटर्न के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, सैटर्न और यूरेनस के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, यूरेनस और नेपच्यून के बीच के अनेक ग्रह मिले हैं, नेपच्यून और सुपर आर्थ के बीच के भी अनेक ग्रह मिले हैं, और सुपर आर्थ और पृथ्वी के बीच के भी अनेक ग्रह मिले। इस तरह से एक चैन बन जाती है, इस प्रकार से एक श्रृंखला बन जाती है, कड़ी बन जाती है, एक सीरियल बन जाता है कि किस तरह से धीमी गति से एक गैस दानव ग्रह का सॉलिडिफिकेशन होता है, किस प्रकार से एक तारा धीरे धीरे गैस दानव ग्रह में बदलता है। तो सोचिए किस तरह से हमारा ये पृथ्वी, जिसपे महाद्वीप महासागर कैसे बने होंगे, कैसे सॉलिडिफिकेशन हुआ होगा, कैसे धीमी गति से इस पे जीवन अस्तित्व में आया होगा, कैसे पानी बना होगा। बाहर से पानी नहीं आया, ना ही जीवन बाहर से आया, सब कुछ इस पर धीमी गति से रासायनिक विकास हुआ, केमिकली डेवलपमेंट हुआ, इसका इसका इवोल्यूशन हुआ। तो मैं एक नए तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है मैंने ये जो, तो आप सोचिए कि ये जो मैंने जो कहा है, क्या इसमें कुछ तथ्यात्मकता है, क्या इसमें कुछ लॉजिक है, क्या इसमें कुछ फैक्ट्स है। तो साथियों, आज मैं आपके सामने जो प्रस्तुत किया है मैंने कि ए न्यू थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम
सौर मंडल के जन्म और विकास की एक नई और बिल्कुल भिन्न थ्योरी, एकदम अलग थ्योरी, जिसको आप देख करके हैरान हो जाएंगे, सोच के हैरान हो जाएंगे कि इसका हमारे सारे फिजिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एस्ट्रोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एस्ट्रोफिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, बहुत सी बातें बदल जाएगी। क्योंकि ऐसे अनेक अभियान सामने आ रहे हैं जिनसे विशाल संख्या में ग्रहों का पता चल रहा है, रॉकी ग्रहों का, टेरेस्ट्रियल ग्रहों का और गैस दानव ग्रहों का, और ऐसे अनेक तारे हैं। उनका अगर सिस्टमेटिक ढंग से कंपैरिजन किया जाए, साइज का नहीं, केवल मास का भी, रेडियस का भी, केमिकली, ग्रेविटी का भी, मैग्नेटिक नेचर का भी, सभी बातों का अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आपको पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि कन्वर्जन, नॉट कॉलिजन। कॉलिजन थ्योरी सही नहीं है। तो मैं आपके सामने ये चार्ट बता देता हूँ एक बार। आप देखिए, ये जो चार्ट है मैंने बताया है कि हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट क्या था। और ये देखिए, तो हमारे सोलर सिस्टम का ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो हमारे सोलर सिस्टम का ये फॉर्मेशन और इवोल्यूशन की जो थ्योरी है, ये जो दिस इज कंप्लीट रॉन्ग स्टोरी ऑफ बर्थ ऑफ और सोलर सिस्टम। इस तरह से मैं आपके सामने चंद्रमा, ग्रहों, तारों के जन्म की एक नई और भिन्न थ्योरी बता रहा हूं। तो कंप्लीट चार्ट क्या है, मैं उस कंप्लीट चार्ट को आपके सामने ला रहा हूं। पूरी कहानी क्या है, आखिर कहां से शुरुआत करें कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। ये देखिए, ये कंप्लीट चार्ट है। ये जो चार्ट है ये एकदम पूरा है। इसमें मैंने पूरी बात कही है, कैसे ब्लैक होल बनता है, ब्लैक होल से तारे बनते हैं, ब्लू स्टार से। इस तरह से मैंने पूरी बात कही है कि हमारा सोलर सिस्टम है, हकीकत में कैसे बनते हैं तारे, सूर्य और तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे पृथ्वी का जन्म होता है, गैर दानव ग्रह कैसे बनते हैं, ये कंप्लीट चार्ट है। तो साथियों, ये जो आपको आज मैंने बताया, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज इस प्रस्तुतिकरण में, जैसा कि मैंने आपके सामने ये देखे कि ये किस तरह से हमारा जो पृथ्वी है विशाल आकार का था। ये पृथ्वी जो है इतना बड़ा विशाल आकार का था और इस तरह से फिर छोटे होते गए। और हमारे सोलर सिस्टम के ये देखिए आपके सामने, ये जो आपके सामने मैंने बताया है, अलग अलग साइज के ग्लोब है। मेरे पास में अलग अलग साइज के ग्लोब है। ये अलग अलग साइज के ग्लोब है। इन अलग अलग साइज के ग्लोब को देखिए और इन सभी ग्लोब को देखने के बाद में आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में हमारा पृथ्वी ग्रह जो है कैसे बना होगा। तो आज मैंने जो बातें आपके सामने रखी है, जो बातें आपके सामने प्रस्तुत की है, आप बताइए कि क्या ये तर्कसंगत है, क्या ये लॉजिकली है। इस वीडियो को देखने के बाद में आपके दिमाग में क्या क्या विचार आते हैं, आप क्या सोचते हैं कि क्या सौर मंडल ऐसे बना। क्या मैंने जो बातें आपके सामने प्रस्तुत की है। वर्तमान में कैप्टर मिशन तो लगभग समापन हो चुका है और दूसरे कई अभियान आ रहे हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी काफी बातें पता चल रही है और दुनिया में और भी कई अभियान हैं जिनसे नए नए ग्रहों का पता चल रहा है। ऐसे अनेक ग्रह हैं। अब उनका सिस्टमेटिक केवल साइज का कंपैरिजन क्यों? हालांकि आप यूट्यूब पर ये देखते रहे हैं कि केवल मात्र साइज का ही कंपैरिजन होता है, बाकी बातों का कंपैरिजन करते ही नहीं है। मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, ग्रेविटी, रेडियस, डायमीटर और मैग्नेटिक नेचर और जियोलॉजिकल नेचर और केमिकल नेचर, फिजिकल नेचर, सारी बातों की कंपैरिजन करें तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन से ही आकाश के पिंड बनते हैं, जन्म लेते हैं। और मतलब क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन की कंप्लीट प्रोसेस क्या है,
कैसे सृजन होता है और कैसे विनाश होता है। तो पहले एक ग्रह वो ब्लैक होल के रूप में जन्म लेता है, फिर वो ब्लू स्टार, फिर व्हाइट ब्लू स्टार, फिर व्हाइट स्टार, फिर येलो व्हाइट स्टार, फिर येलो स्टार, फिर ऑरेंज येलो स्टार, फिर रेड स्टार, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपरा, अर्थ, वीनस, मार्स, प्लूटो, मरकरी, गैनीमेड, मून, कॉमेट, एस्ट्रो, इस तरह से घुरते जाते हैं। इस प्रकार से कंप्लीट सर्जन और विनाश होता है। अब आप पूछेंगे कि ये तो ठीक है कि कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा आपने ये जो एक नई थ्योरी दी है सौर मंडल के जन्म और विकास की, मतलब हमारा सौर मंडल भविष्य में सिकुड़ता जाएगा और सिकुड़ते ये गैस दानव ग्रह भी सिकुड़ते जाएंगे, इनका सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा, पृथ्वी भी मंगल में बदल जाएगी, मंगल भी और छोटा होता जाएगा। मैंने पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की बातें कही है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, ना कि कॉलिजन के द्वारा। तो कॉलिजन से सृजन और विनाश संभव नहीं है। कोई भी आकाशीय पिंड हो कॉलिजन से नहीं बनता, और ना ही ब्लैक होल तारों को निगलते हैं, और ना ही तारे जो है वो एक्सपेंड होते हुए ग्रहों को निकल जाते हैं। ऐसा संभव नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी यानी कन्वर्जन थ्योरी एक नई थ्योरी है। इसके द्वारा आकाशीय पिंड कैसे बनते हैं, फर्स्ट स्टेट ऑफ ए सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो प्लेनेट हो, चाहे वो मून हो, उसकी पहली स्टेट जो है वो एक ब्लैक होल के रूप में होती है। जबकि ब्लैक होल को तो सूर्य के भविष्य बताया जाता है, ऐसा नहीं है। तो आज का प्रस्तुतिकरण आपके सामने मैंने जो बातें रखी है, वो बातें क्या रखी है, वो बातें ये रखी कि आप ये विचार कीजिए, क्या नेबुलर हाइपोथेसिस करेक्ट है? क्या आप नेबुलर हाइपोथेसिस से सहमत हैं, पूरी तरह से सहमत हैं या नहीं है? आप इसमें विचार कीजिएगा, या ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी इज करेक्ट। तो कॉलिजियम से सारी चीजें नहीं बनती, और ब्रह्मांड में सृजन और विनाश जो होता है वो कॉलिजियम से नहीं होता कि अचानक एक कोई अज्ञात नेबुलू नाम का ग्रह आएगा, पृथ्वी से टकराएगा और पृथ्वी समाप्त हो जाएगी। ऐसा संभव नहीं है, ना ही ऐसा कुछ होगा। तो मैं आज के प्रस्तुतिकरण में आपके सामने जो बातें आपके सामने रखी है उस पर विचार कीजिएगा कि सौर मंडल के जन्म और विकास की एक नई थ्योरी, नई और भिन्न थ्योरी। तो धन्यवाद, आप सभी ने इस बात को सुना।